IVM। साल 2022 की पहली जीत का इंतजार सबको है और इस इंतजार का फल हमेशा कहते हैं कि बहुत मीठा होता है। और इस बार के इंतजार का फल क्या हमें बुधवार के दिन ही मिल जाएगा, जब भारत और वेस्ट इंडीज आमने सामने होंगे सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले के लिए। और क्या कुछ प्लेइंग 11 होगी भारतीय टीम की, और इस सीरीज के दरअसल मायने क्या निकल कर आते हैं। आप एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा करेंगे, वर्ल्ड कप की तैयारियों को जहन में रखते हुए आप अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे, क्योंकि लगभग एक साल का समय बचा है। जब साल 2023 में हम वर्ल्ड कप खेलेंगे हिंदुस्तान की सरजमी पर, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी वनडे मैचेस आप हिंदुस्तान में खेल रहे हैं, सही कॉम्बिनेशन उन वनडे मैचेस के लिए क्या है। तो दरअसल दूसरा मैच जीतना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है नंबर 4 की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आप कितने ऑलराउंडर्स खिलाना चाहते हैं टीम में, उसकी एक झलक दिखाना, और कितने यूटिलिटी क्रिकेटर्स आपके पास हैं पूल में, उनको आप कितने टाइम पर मौका दे रहे हैं, यानी किन किन टाइम पे मौका दे रहे हैं। इन सभी विषयों पे बातचीत करेंगे। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ दो खास मेहमान राजकुमार सर हैं, विराट के कोच और दिल्ली टीम के हेड कोच, और अयाज मेमन सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। चर्चा क्योंकि दूसरे वनडे मैच को लेकर ही शुरू कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से क्या हमें पिक्चर मिलती है उसका सबको इंतजार होगा। किस तरह से राजकुमार सर, दूसरे वनडे मैच में की तैयारियों को आप कैसे देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है कि बैटिंग ऑर्डर क्या कुछ स्ट्रगल जो कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, यानी 1 2 3 तक तो हम मैच निकाल ले जाते हैं, चौथे नंबर से समस्या एक्चुअली शुरू हो रही है। अब इस समस्या का निदान क्या है। नंबर 4 पे पंत को हमने बहुत ज्यादा मौके दे दिए हैं। अब क्या आइडियली आप देख रहे हैं कि एक लॉन्ग रन देना चाहिए पंत को, और हम लगातार उनको खिलाते रहें, या आपको लग रहा है समय आ गया है कि नंबर 4 पर हम एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को खिलाएं। नहीं राजीव, मुझे लग रहा है कि जिस तरह टीम मैनेजमेंट और नए कप्तान कोच चांस दे रहे हैं पंत को नंबर 4 पर, तो आई थिंक उन्हें और अभी लॉन्ग रोप देनी चाहिए वहां पर, क्योंकि सभी जानते हैं कि किस तरह के स्ट्रोक मेकर हैं वो, और ऑन हिज डे वो मैच विनर हैं, उसमें किसी को भी डाउट नहीं है। और उसका उनका 4 नंबर पर आने का एक एडवांटेज और रहता है कि मिडिल ओवर्स में जब एक फील्डर अंदर होता है ज्यादा, तो वो उस वहां पर कैश इन ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं किसी भी और बल्लेबाज के अपेक्षा में। और साथ साथ राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी वो एक देते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो इसीलिए उनको वहां पे नंबर 4 पे परसिस्ट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अभी और उन्हें मौके दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं नंबर 4 पर, तो वो बहुत अच्छे मैच विनर साबित हो सकते हैं। दूसरे वनडे मैच को लेकर अयाज सर, अच्छी बात यह कि राहुल भी टीम के साथ अब जुड़ जाएंगे। शिखर धवन भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे थे। सिरदर्द थोड़ा बढ़ गया है, आपको लग रहा है टीम मैनेजमेंट का? 2 3 ओपनर एक साथ अब रेडी हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी खबरें हैं कि प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने भी हिस्सा लिया, और नवदीप सैनी भी पहुंच गए हैं। किस तरह की सिरदर्दी देख रहे हैं आप रोहित शर्मा के लिए? दोनों के लिए, राहुल द्रविड़ के लिए भी है, रोहित शर्मा के लिए भी है, कि आप किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि आपके बेस्ट प्लेयर्स अब अवेलेबल है। शिखर धवन जो है अवेलेबल है, राहुल अवेलेबल है, ऋतुराज गायकवाड़ जिनके बारे में इतना बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो भी श्रेयस अय्यर भी अवेलेबल है सर। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर भी अवेलेबल है। तो ये अब चुनना, 11 प्लेयर्स चुनना बहुत मुश्किल है। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है कि आप सीरीज जीते, क्योंकि भले ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है और बाकी प्लेयर्स को ट्राई करना है, लेकिन आप हारते हुए अगर ट्राई करते हैं तो टीम पूरी डिमोरलाइज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप सीरीज जीते, यानी कि आज की मैच जीते। उसके बाद तीसरी मैच में, क्योंकि रबर आपके पास है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये टैक्टिक में मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जहां तक सवाल है पंत का, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अगर शिखर धवन और राहुल दोनों ही टीम में वापस आते हैं, विराट भी है, रोहित भी है, तो फिर शायद पंत का नंबर 4 का स्पॉट नहीं रहेगा। वो 5 का हो सकता है या 6 का हो सकता है, अगर श्रेयस अय्यर भी आ जाते हैं फर्ज कीजिए। तो ये एक जो लॉजिक राजकुमार ने बताई वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये सब प्लेयर्स भी आपके पास आते तो फिर आपके पास चॉइस है, राहुल को आप एज अ फिनिशर प्ले करें, शिखर को ओपन कराएं। तो ये सब मुद्दे हैं जिसके लिए आज का मैच शायद इसके तरफ एक इशारा देगा कि किस तरह से सोच है टीम मैनेजमेंट की। बिल्कुल। और राजकुमार सर, क्योंकि सारे अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है,
तब एक्चुअली पता चलता है कि आप वर्ल्ड कप के लिए क्या आप सोच रख रहे हैं, आपके जहन में क्या तस्वीर है। अब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के जहन में क्या तस्वीर है, वो एक्चुअली आज पता चलेगा जब आपके पास पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल है, वनडे क्रिकेट के जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज है। बुमराह को हम छोड़ दें या शमी को छोड़ दें जो अभी रेस्ट पे है, क्या बैटिंग की तो तस्वीर कम से कम आज हमें दिख जाएगी कि इनकी टीम मैनेजमेंट के जहन में कौन से टॉप 6 बैट्समैन हैं जिनके साथ आप वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। मैं भी यही सोच रहा था कि आज हम अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन शायद खिलाएंगे, जो कप्तान और कोच सोचेंगे जो वर्ल्ड कप के तहत जो हमारी बेस्ट बैटिंग लाइनअप हो सकता है, शायद आज उस तरफ काम किया जाएगा। और मुझे आशा है कि शायद शिखर धवन की वापसी होगी, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाई थी साउथ अफ्रीका में, तो वो अगर ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं केएल राहुल को नंबर 4 पर देख सकते हैं हम, श्रेयस अय्यर नंबर 5 आ सकते हैं और नंबर 6 पर जा सकते हैं ऋषभ पंत। तो आज ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। क्या वो सूर्य कुमार यादव के साथ एक मैच और देना चाहेंगे, उनको और ट्राई करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, या श्रेयस अय्यर को वापस लाना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि सूर्या खेलेंगे शायद, और खेलना चाहिए मेरे ख्याल से उनको। तो आज मेरे ख्याल से ईशान किशन और दीपक हुडा की जगह शिखर धवन आ सकते हैं और केएल राहुल आ सकते हैं, और यही मुझे लगता है कि बेस्ट बैटिंग लाइनअप होगा भारत का। लेकिन ना यार सर, हमारे कुछ फैंस है जैसे अरूप महतो है, उनका कहना है कि दीपक हुड्डा को ड्रॉप करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि एक 6 बॉलिंग ऑप्शन वो आपको देते हैं। अगर आप उनको लेके आए एज अ 6 बॉलिंग ऑप्शन तो फिर एटलीस्ट उनको 8-10 मौके आप दें। अब पहले मैच में ऐसा उन्होंने कुछ भी खराब नहीं किया कि अगले मैच में आते ही आप उनको ड्रॉप कर दें। हाँ देखिए, ये लॉजिक तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन दीपक हुडा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बॉलिंग परफॉर्मेंस था पहली मैच में, कि आपको छठे बॉलर के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो और अगर इंडियन पिचेस पे अगर आपको छठे बॉलर की इतनी ज्यादा जरूरत पड़े तो फिर यानी कहीं ना कहीं आपके बॉलिंग अटैक में ही प्रॉब्लम है। वो है जरूर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके मेन बॉलर जो है वो रेस्ट किए गए हैं, जैसे कि बुमराह और शमी, तो ये एक दुविधा है टीम मैनेजमेंट के लिए। अगर आप हुडा को खिलाते हैं तो फिर आप किसको नहीं खिलाएंगे, या तो फिर श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाए, और अगर आप शिखर को खिलाते हैं तो फिर किसको ना खिलाएं आप। तो ईशान किशन की जगह अगर आते हैं तो आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वो बना रहता है, और अगर आपको श्रेयस को खिलाना है या राहुल को खिलाना है तो डेफिनेटली किसी को तो निकालना होगा टीम से, या सूर्य कुमार यादव या दीपक हुडा। और फिर आप अगर वो डिसीजन लेते हैं तो फिर आप छठे बॉलर के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि दोनों फ्रंटलाइन बैट्समैन है। राहुल अगर खेलते हैं तो वो गेंदबाजी नहीं करते, वो एज अ बैकअप विकेट कीपर बन सकते हैं, लेकिन बॉलर तो है ही नहीं। तो ये दुविधा तो डेफिनेटली है। क्या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है अयाज सर कि आप ऋषभ पंत को ड्रॉप करके के राहुल को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन टेस्ट करें? हो सकता है, राहुल ने पहले भी विकेट कीपिंग की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन इतनी आसानी से ब्रेक करेंगे जी। और खास करके अगर आप ऋषभ पंत को अपना एक, यानी वर्ल्ड कप जो आने वाले हैं उसमें आप एक दिग्गज प्लेयर समझ के लिए, भले ही आप कहें कि उनके ऊपर इतना एक तरह से नंबर 4 प्रमोट किया, लेकिन ये इस वजह से किया है कि उनके बिलीफ है, उनको ये यकीन है टीम मैनेजमेंट को कि ये मैच विनिंग बैट्समैन है या मैच विनिंग प्लेयर है। ये नहीं है कि कंट्रीब्यूट करने वाली प्लेयर, ये मैच विनिंग प्लेयर है। तो अगर इतना आत्मविश्वास है तो उनको मौके और देने चाहिए डेफिनेटली। राजकुमार सर, 2 सवाल मैं एक साथ क्लब कर रहा हूँ। हर्ष जैन का सवाल है कि शिखर धवन और रोहित शर्मा एक लंबे अरसे के बाद पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे, और एक दूसरे हमारे व्यूवर हैं AB10 करके, उनका पूछना है कि अगर दोनों उतरते हैं तो पिंच हिटर इनमें से कौन होगा? देखिए, काफी लंबे समय के बाद ये जोड़ी उतरेगी और बहुत सक्सेसफुल जोड़ी है ये, अगर आप कुल मिलाकर देखें अभी तक इनका परफॉर्मेंस। और राजीव, इस जोड़ी की यही अच्छी बात है कि इसमें एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ऑन ए गिवन डे अगर रोहित शर्मा अटैकिंग मोड में है और उनके अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं, तो शिखर धवन सेकंड फिडल में आ जाते हैं, वो ज्यादा स्ट्राइक कोशिश करते हैं रोहित रखें, एंड वाइस वर्सा। अगर शिखर उस दिन अच्छा खेल रहे होते हैं तो रोहित उनको ज्यादा स्ट्राइक देना पसंद करते हैं। यही एक अच्छी जोड़ी की निशानी होती है, तभी आप एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं टीम के लिए, क्योंकि दोनों ही अच्छे स्ट्रोक मेकर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, तो मुझे लगता है एक सेटल पेयर है ये। अगर दोबारा फॉर्म में आएगी तो ये अगले वर्ल्ड तक मैं तो चाहूंगा कि ये पेयर भारत के लिए ओपन करे वर्ल्ड कप में भी। यार सर, एक सजेशन भी आया अनूप महतो का कि विराट से ओपन कराइए तो शतक आएगा।
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए हम लोग सब जो है वो शतक पे अटक गए हैं। एक्चुअली विराट को चाहिए कि वो अपने फॉर्म को फिर खोज तो रहे हैं लंबे इनिंग्स के लिए, लेकिन वो विराट कोहली जहां तक मेरी जो हमने देखा है पिछले 10-12 साल में, वो मैच विनिंग बैट्समैन है। उनका कंट्रीब्यूशन 40-50 का हो या 80-90 का हो या 100 से ज्यादा हो, उनके खुद के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो ऐसी इनिंग खेले जिससे इंडिया मैच जीती है। यही एक प्रॉब्लम रहा है पिछले, अगर आप 2 साल में देखें तो हाफ सेंचुरीज बनी है, 80 रन बने, 70 बने, 40 बने, जो भी बने हैं, लेकिन जो मैच विनिंग पहलू होता है विराट का, वो नजर नहीं आ रहा है। क्लोज मैचेस में अगर उनसे आप उम्मीद करते हैं कि 40-50 बना के वो मैच जिता देंगे, वैसा हुआ नहीं। पहली मैच में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में भी थोड़ा सा एक वो आ गया है, इम्पेशंस, सबर जो है वो उठ रहा है कि ज्यादा टारगेट नहीं था, मैच आसानी से जीत सकते थे, लेकिन उनकी कोशिश ये रही कि इमीडिएटली मैं जाके कुछ इम्पैक्ट करूं और मैच जल्द से जल्द जिता दूं। उसकी जरूरत नहीं थी, इसी वजह से वो आउट हो गए। बल्कि उनकी टैक्टिक होनी चाहिए थी कि अब मौका है मुझे होम पिचेस पे खेलने का, तो मैं अपने अपने लय में आऊं और फिर जब मौका बने मैं मैच विनिंग इनिंग्स खेलूं। क्योंकि उस मैच में 60 रन बना दिए थे रोहित ने, ओपनिंग पार्टनरशिप सही थी। अगर 60-70 रन और होते वेस्ट इंडीज के पास तो मेरे ख्याल से उनका अप्रोच अलग होता। लेकिन बहुत जरूरी है अपना माइंडसेट सॉर्ट आउट करे विराट कोहली। राजकुमार सर, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर को लेके बहुत सवाल आ रहा है और बैट्समैनों को गेंदबाजी करना जरूरी है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप जीते हैं दोनों बार 50 ओवर का, चाहे हम 83 की बात कर लें, बहुत ढेर सारे बॉलिंग ऑप्शन होते थे, या 2011 में देखें तो युवराज सिंह 6 बॉलिंग ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर आपके पास, वीरेंद्र सहवाग आपके पास। इसीलिए क्या सूर्य कुमार यादव को नेट पे बोला गया कि आप गेंदबाजी करें? खबरें आ रही हैं कि आप एटलीस्ट 3-4 ओवर बॉल डालने के लिए तैयार रहें। राजीव, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपका कोई भी बैट्समैन कंट्रीब्यूट कर दे। अगर एक बॉलर किसी भी बॉलर को एक दिन पड़ने लगती है या ऑफ कलर होता है, वो उसका खराब फॉर्म होता है, तो फिर कैप्टन के पास एक ऑप्शन हो जाता है कि मैं अपने 3-4 ओवर किसी और नॉन रेगुलर बॉलर से करा सकता हूँ। तो ये ऑप्शन होना बहुत ही जरूरी है वनडे क्रिकेट में, क्योंकि कई बार दूसरी टीम किसी एक पर्टिकुलर बॉलर को टारगेट भी करती है और वो मे बी वो न्यू कमर है या वो प्रेशर में आ जाता है या उस दिन उसका डे नहीं है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं भारत वही ऑलराउंडर्स तलाश रहा है जो थोड़ा बहुत बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी फ्रंटलाइन बैट्समैन हैं, कोई भी बिल्कुल बॉलिंग नहीं करता। तो अगर अच्छा होगा कि अगर ये सारे बैट्समैन थोड़ा बहुत बॉलिंग करें, जैसे पहले रोहित भी बॉलिंग करते थे, विराट बॉलिंग करते थे, तो ये सब अगर 3-3 4-4 ओवर भी अगर किसी मैच में जरूरत पड़ने पर कंट्रीब्यूट करें, तो वो टीम का बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए युवराज बहुत यूजफुल होते थे। वो मैच विनर तो थे ही बल्लेबाजी में, लेकिन बॉलिंग में भी जब भी उनको मौका मिलता था वो चिप इन करते थे और बहुत यूजफुल विकेट्स लेते थे। और इसी तरह के एक खिलाड़ी के बीच में भारतीय टीम को जरूरत है। एक सवाल राजकुमार सर आपके लिए है, कमल चंद जी का। उनका पूछना है कि विराट को क्या आरसीबी फिर से अप्रोच करेगा कप्तानी के लिए? देखिए, ये तो आरसीबी के मैनेजमेंट के ऊपर है। क्या पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया है उनका डिसीजन कि वो नहीं लीड करना चाहते, और हो सकता है कि वो परस्यू करें और मनाएं विराट को। तो डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट क्या चाहती है। आया सर, क्योंकि वापस मैच पे आ जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो ये है कि वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी गेंदबाजी कर दी पहले मैच में, चहल ने कर दी। अब अगर इंडिया में आप अगले वर्ल्ड कप को जहन में रख के एक तस्वीर आप बनाना चाहते हैं 15-16 खिलाड़ी की, तो कुलदीप यादव उसमें कहाँ फिट होते हैं? क्या उसकी झलक हमें मिलनी चाहिए इस सीरीज में? मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरी मैच अगर आप जीतते हैं तो फिर डेफिनेटली मिलनी चाहिए। अगर दूसरी मैच आप नहीं जीतते हैं और किसी वजह से वॉशिंगटन सुंदर या किसी और बॉलर की बहुत ज्यादा रन लीक करते हैं, तो भी आ सकते हैं कुलदीप यादव, क्योंकि वो लाए इसीलिए गए हैं एज ए रिस्ट स्पिनर, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन बनते हैं वो और युजवेंद्र चहल जो है आपके विकेट टेकिंग ऑप्शन है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उनका ज्यादा रोल रहता है, किरदार रहता है कंटेनमेंट में, और वो नए गेंद से भी बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है ना, ये मैच जिस तरह से इवॉल्व होती है, आप एक टेम्पलेट बना के, खास करके लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में बहुत ज्यादा उसके डिटेल्स नहीं फिल कर सकते। अब जैसे मैं बताऊं आपको, वेस्ट इंडीज की जब वनडे टीम इतनी बहुत अच्छी बन गई, पहली बार जो 2 वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें विव रिचर्ड्स गेंदबाजी नहीं करते थे, लेकिन अगर आप 83-84 के बाद देखें तो रेगुलर बॉलर बन गए थे वेस्ट इंडीज के लिए।
क्योंकि जैसे ही होल्डिंग, रॉबर्ट्स जैसे प्लेयर्स रिटायर हो गए या फेड आउट हो गए तो उनको जरूरत पड़ी, और खास करके जब वो सब कॉन्टिनेंट में आते थे इंडिया पाकिस्तान में खेलने, तो एक स्पिनर की जरूरत पड़ती थी, और विव रिचर्ड्स और लैरी गोम्स उनके बॉलर बन गए थे। तो ये मुझे याद है यार सर, विव रिचर्ड्स के कई बार 5 विकेट हॉल्स भी हैं, खासतौर से शारजाह की फ्लैट ट्रैक्स में उनको मारना बहुत मुश्किल होता था। जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए एलन बॉर्डर ने बहुत सारी गेंदबाजी की, माइकल बेवन ने की। तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए, जैसे राज ने भी बताया कि अगर एक बैट्समैन, मेन बैट्समैन हो आपका, जिसको आप वैसे भी बैटिंग के लिए ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो गेंदबाजी भी करे, 4-5 ओवर डाल सकता है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। श्रीलंका के लिए जैसे अर्जुना रानाटुंगा थे, हालांकि उन्होंने शुरुआत अपनी करियर की एज ए बॉलर ही की थी और यार एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन जैसे ही उनका करियर इवॉल्व हुआ, वो और अरविंदर डिसिल्वा करियर इवॉल्व हुआ सर, या पेट इवॉल्व हुआ तो उन्होंने छोड़ दी गेंदबाजी और बैटिंग पे आ गए? नहीं, बहुत से प्लेयर ऐसे हैं, खास करके सब कॉन्टिनेंट में हम देखें, और श्रीलंका में तो सनत जयसूर्या, अरविंदर डिसिल्वा, अर्जुना रानाटुंगा, और ऐसी टीम बन जाती है फिर कि आपके पास बहुत विकल्प मिलते हैं, 6-7 बॉलर आपके पास होते हैं कैप्टन के लिए। वो सिचुएशन इंडिया के लिए अब ये एक नाजुक सा मोड़ है फॉर T20 एज वेल एज ODIs, कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दीपक हुडा को हमने देखा, जैसे पहले मैच में खिला, बॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो देने की कोई बात ही नहीं थी कि उनको असेस करे एज अ बॉलर। लेकिन मेरे ख्याल से जडेजा के आने से काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एज अ बैट्समैन भी वो अपने जगह अपनी कायम उनकी, और एज अ गेंदबाज भी। जी, तो चलिए एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो वर्ल्ड कप की तस्वीर की तो हम बात कर ही रहे हैं। रोहित शर्मा बड़े अच्छे टच में नजर आए पहले मैच में, उस पर बातचीत करेंगे। हालांकि रोहित ने जो जिक्र किया कि कुछ बॉक्सेस थे जहां पे अभी भी टिक मार्क लगना बाकी है, तो वो कौन से बॉक्सेस थे, इस पे बातचीत करेंगे। और सीरीज जीतना, जो हर कोई कह रहा है सीरीज पहले जीतो उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट्स करो, इस पर भी आगे बहुत डिटेल में अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होता है। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजकुमार सर और अयाज सर के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। अब हम बात रोहित शर्मा के फॉर्म की भी कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि रोहित शर्मा उन इम्पैक्ट खिलाड़ियों में से एक है जो अकेले दम पे मैच को फिनिश कर देते हैं। और क्या भारतीय टीम को थोड़ा अपना अप्रोच बदलना चाहिए वनडे क्रिकेट में, इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। अयाज सर, हमने पहले मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुन ली, बट एक्चुअल सिनारियो इस समय है कि आप अपने आप को फोर्सफुली विषम परिस्थितियों में डालें। कल राजकुमार सर से भी मेरी बातचीत हो रही थी और हमने बहुत अच्छी चर्चा की कि क्या टॉस जीत के हमें 300 प्लस का स्कोर बनाने की लगातार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब क्रूशियल मुकाबले आते हैं, आप टॉस हार जाते हैं तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते जहां से आप मैच को फिर निकाल के ले जाएं। अभी तो आप अपने कंफर्ट जोन में खेल रहे हैं कि आपने टॉस जीता, गेंदबाजी की और आराम से रन चेस कर लिया। क्या ये कंफर्ट जोन से निकलने का काम भी करना पड़ेगा रोहित शर्मा को? ये करना पड़ेगा, लेकिन देखिए पहली मैच थी, आप वेस्ट इंडीज लिमिटेड ओवर्स में उनको हल्के में नहीं ले सकते। ये टीम ऐसी है, अगर वो चल पड़ी तो 290, 300, 325, 330 भी बना सकती है, अगर पॉलार्ड चल गए। और जो इनका टॉप ऑर्डर जो है बहुत, बल्कि मैं कहूंगा 1 से नंबर 9 तक बिग हिटर्स हैं, तो चांस भी है कि वो 180, 190 में आउट हो जाए जैसा हो गया। लेकिन ये भी है कि 100 रन अगर ज्यादा बनाते तो प्रॉब्लम हो सकता था इंडिया को चेस करने में, टारगेट बड़ा है। तो मेरे ख्याल से पहली जरूरत ये थी रोहित शर्मा, पहली मैच एज अ कैप्टन के मैच जीतना है। सबसे पहले आप आते हैं, आपने एक एस्टैब्लिश्ड एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एज अ कैप्टन, और जो विकेट उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है जीतने का, कि इनको हम कंट्रोल करते हैं 200, 250 में, और उससे कम में ही हो गया कंट्रोल, तो हम मैच जीत सकते हैं। और दोनों ही चीजों में मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने अपनी फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग चेंजेस की, बैटिंग तो जबरदस्त की उन्होंने 60 रन बनाने में, तो ओवरऑल इंप्रेशन या इम्पैक्ट जो उनका था एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन बहुत असरदार था। अब आगे चल के ये भी जरूरी है कि आप अपने टॉप ऑर्डर से एक्सपेक्ट करें कि एक टारगेट ऐसा बनाए कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी बैटिंग जो है, आजकल पार स्कोर हो गया है ओडीआई में अराउंड 300, अगर आप 280 या 275 बनाते हैं, सामने वाली टीम उसको ओवरऑल कर सकती है।
लेकिन एक ये बात भी हमने देखी साउथ अफ्रीका में खास करके राजीव, कि हमारे बॉलर्स गेंदबाज जो है मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहे थे। और वो पीटरसन जैसे बैट्समैन या वैंडर डसन जैसे बैट्समैन जो है वो मैच को खींच के लेके आते थे और मैच जिता देते थे। तो दोनों ही पहलू में एक्चुअली इंडिया का साउथ अफ्रीकन टूर अगर आप मुझसे पूछे तो वो डिजास्टर्स रहा, खास करके वनडे मैचेस का जो था, क्योंकि हर मैच आप हारे और ये कोई सिचुएशन, तीनों मैच में ऐसी सिचुएशन थी आप मैच जीत सकते थे, कभी आप गेंदबाजी की वजह से हारे, कभी बैटिंग की वजह से हारे। तो दोनों चीजें आपको सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस माइंडसेट को तोड़े। राजकुमार सर, आप अभी भी मुझे लगता है वनडे क्रिकेट में हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं बाकी टीमों की अपेक्षा। जो रूल्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस है फील्डिंग की, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल बाहर की टीमें ज्यादा कर रही है बनस्बत हमारे। क्या ये माइंडसेट बदलने की भी जरूरत है? जब विराट आए तो उन्होंने एक अलग अपना ट्रेंड छोड़ा। रोहित को भी ये समझना पड़ेगा कि वनडे क्रिकेट में अगर आपको कंसिस्टेंटली जीतना है, आपको अपना वर्चस्व बनाना है, तो फिर आपको एक जो जिंक्स चले आ रहे हैं, जो एक तरीका है खेलने का वनडे क्रिकेट में, उसको तोड़ना पड़ेगा आपको। बिल्कुल राजीव, कुछ चेंजेस की जरूरत है अप्रोच में। जैसे आप पहला पावर प्ले को कैसे कैश करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर भारत हमेशा लैग करता है, कभी भी हम उसको बहुत अच्छे से कैश नहीं कर पाते हैं। या तो विकेट हमारा एक दो जल्दी गिर जाता है, या फिर अगर आप देखें कभी भी भारत का ऐसा नहीं होता कि हमने पहले 10 ओवर में 90 रन बना दिए या 80 रन बना दिए। तो जनरली हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, 35-40 या 45 रन होते हैं। तो वहां पर कैश इन करने की बहुत जरूरत है भारतीय टीम को। इंडिया रिलाय करता है कि हम शुरू में विकेट ना खोएं और बाद में रन बना लें। तो अभी तक ये स्ट्रेटेजी है और जो कामयाब भी थी स्ट्रेटेजी। लेकिन हाँ, अगर हम ऊपर टॉप ऑर्डर में भी इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वहां पर एक जैसे पिंच हिटर का एक आइडिया होता था पहले, बीच में शुरू किया गया था कि वन डाउन आप किसी पिंच हिटर को भेज दें जो पावर प्ले को कैश करे। तो उस तरह की नई चीजें कुछ ट्राई की जा सकती हैं। और आई एम श्योर नए कप्तान हैं तो वो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहेंगे। और साथ साथ जो मिडिल ओवर है, 10 से 40 ओवर का जो पावर प्ले है, जिसमें एक फील्डर एक्स्ट्रा अंदर रह रहा है, तो वहां पर भी कैशिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि बाद में 5 फील्डर बाहर चले जाएंगे तो बाउंड्री मारना उतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लास्ट के 10 ओवर में। तो वहां पर जरूरत है 10 से 40 के बीच में कैशिंग करने की। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को प्रमोट किया जा रहा है वहां पर उस रोल के लिए कि वो वहां पर कैश इन करें और भारत को एक बड़ा स्कोर बनाने में मदद करें। सर सहमत है जो कुछ कहा राजकुमार सर ने, जो बड़ा पॉइंट आउट किया कि पहले 10 ओवर और फिर मिडिल ओवर्स की अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी रोहित शर्मा को। बेशक, देखिए राजीव, जो ट्रेंड नजर आ रहा है मुझे पिछले 1.5-2 साल में या उससे भी ज्यादा, वो ये है कि खास व्हाइट बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट का तो एक टैक्टिक और उसका फ्लो ही अलग होता है, लेकिन ओडीआई हो और टी20 में और ज्यादा पेस उसका बढ़ जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब ये है कि आपके पास जितने मैच विनर्स हो, मैच विनर ऐसा हो सकता है टी20 में जो आके आपको 20 रन बना के दे 8 गेंद में या 9 गेंद में, तो वो मैच विनर बन सकता है, इम्पैक्ट देगा वो मैच जीतने के लिए, या जो टेम्पो या मैच को टर्न अराउंड कर देगा। जहां तक ओडीआई मैचेस का सवाल है, वो आपको इम्पैक्ट प्लेयर ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 विकेट जल्दी गिर गई तो वो आके खड़ा हो जाए और पूरी इनिंग्स बैटिंग कर ले, फिर 50 ओवर्स तक खींच के लेके जाए, एंड में फिनिशिंग टचेस दे, स्कोर को बड़ा स्कोर खड़ा करे, वगैरह वगैरह। बॉलर्स जो है जो आके 2 ओवर डाले, रन कम कर दें और विकेट ले लें। इसीलिए आप देख, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जब 2015 में उनका बुरा हासिल हुआ वर्ल्ड कप में, वो पूरा उन्होंने टेम्पलेट बदल दिया और प्लेयर्स के साथ में बदले। इयन मॉर्गन को लेके उनकी सोच अलग थी, बड़ा डायनामिज्म आ गया उनकी खेल में और वो वर्ल्ड कप जीते। और टी20 में भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, कंसिस्टेंसी। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना टेम्पलेट बदला और टी20 वर्ल्ड कप जीता है। प्लेयर्स भी काफी बदले, कुछ उनके पास, इंडिया के जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। काफी कोई प्लेयर्स ऐसे हैं, वार्नर, स्मिथ, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, ये सब प्लेयर्स जो है वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन बहुत सिमिलर थी। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है आगे बढ़ गई है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, सर्टेनली, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और एक टैक्टिकली एक गेम को आगे बढ़ाया है। इंडिया जो है वो फंसी हुई है कि गेम को एक सिचुएशन में अगर पहुंची है तो उससे वहां से निकल के आगे कैसे लेके जाए, वो सोच जो है बदलनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया या सर ने, राजकुमार सर, क्योंकि अभी एक अगर हम 2019 के बाद से एसेस करना शुरू करें वनडे क्रिकेट में बाकी टीमों ने क्या किया,
तो हम बहुत पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। हमने लगभग 25 मैचेस खेले हैं और 50% से भी कम मैचेस हमने जीते हैं। तो ये अपने आप में सारी कहानी बयां करता है। राजीव, एक तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं अपने टॉप ऑर्डर पर। अगर आप देखें तो रोहित, शिखर और विराट ने ही रन बनाए हैं। इक्का दुक्का आप इनिंग्स छोड़ दें, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहता हूँ किसी और प्लेयर का, कि केएल राहुल ने कंट्रीब्यूट किया है बीच बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी इन 3 प्लेयर्स पर रही है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में भारत को जरूरत है कुछ ऐसे प्लेयर की जो जिम्मेदारी लें कि वो भी मैच जिता सकते हैं। और उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस देना होगा प्लेयर्स को कि आप अपना स्ट्रोक्स खेलिए। अगर आप टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए आउट भी हो जाते हैं तो वील बैक यू। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस की देने की जरूरत है। और रोल शुड बी डिफाइंड कि आपका ये रोल है टीम में। आप उधर से लेफ्ट हैंड स्पिनर अगर आएगा तो आपको उसे सेटल नहीं होने देना है, उसको कैश इन करना है, या कोई भी लेग स्पिनर आ रहा है तो आपका ये रोल है। तो कहीं ना कहीं वो रोल आपको डिफाइन करने होंगे अपने प्लेयर्स को कि आप ऐसा कीजिए। अगर टीम के लिए खेलते हुए अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं भी होता तो भी आपके ऊपर तलवार नहीं लटकी हुई है। तो जब वो प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस रहता है तो वो टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। जी। सर, अमित अग्रवाल है, उनका एक सवाल है कि क्या अंडर 19 में जो ऑलराउंडर थे राज बाबा, उनको कंसिडरेशन में रखना चाहिए और अगले 2 साल कम से कम, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि 5 साल वेट कराने की जगह आप अभी डेब्यू करा दें, बट एक्चुअली क्या पोटेंशियल आपने देखा राज बाबा में और क्या एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के तौर पे आप उनको देख रहे हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट है, शानदार प्रोस्पेक्ट है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस था उनका, और ऐसे ऐसे प्लेयर की जरूरत है फिलहाल इंडियन टीम को। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एज ए यंग प्लेयर प्रोस्पेक्ट उनका बहुत शानदार है। जहां तक मुझे लगता है कि अंडर 19 से इंटरनेशनल लेवल पे एक ऊंची छलांग है, और इतना इजी नहीं है वो छलांग लगाना। प्लेयर्स देखिए, आप विराट कोहली को ले लें और रोहित शर्मा को ले लें। रोहित शर्मा को काफी समय लगा, हालांकि उनमें भी बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल था। विराट कोहली जो से इमीडिएटली उन्होंने ट्रांजिशन किया। जहां तक पृथ्वी शॉ है, वो ऋषभ पंत से पहले आए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह वो सीमेंट नहीं कर पाए। ऋषभ पंत जो है अब आगे बढ़ रहे हैं, ईशान किशन भी उसी बंच के हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अंडर 19 पे इतना अच्छा परफॉर्म किए तो डेफिनेटली आप इंटरनेशनल लेवल पे भी करेंगे। इसीलिए जो दरमियान का समय होता है, मेरे ख्याल से मैं नहीं कहूंगा 5 साल, लेकिन 1-2 साल थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, कहीं ना कहीं आईपीएल खेले, एक एक्सपोजर मिलता है। आप बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे मेंटोरिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। वहां फिर जो आप मंजे जाते हैं और फिर एक एज ए मोर बेटर प्लेयर बन के निकल सकते हैं। हर कोई अंडर 19 अभी ये चैंपियन टीम है, ये वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है। इसका मतलब नहीं कि आप वहां के जो 11 के 11 प्लेयर्स है इमीडिएटली वो इंडियन टीम में आ जाएंगे, और वैसा होना भी नहीं चाहिए। एक प्रोसेस होता है, एक फ्लो होता है, थोड़ा उतार चढ़ाव होता है हर प्लेयर के जीवन में। वो देखते हुए, और एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर एक्सपीरियंस आपको मिलती है, खास करके एट द एज ऑफ 18 to 22, 23, वो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन सकती है। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस के लिए एक्सपोजर बहुत जरूरी है। राजकुमार सर, क्या कुछ प्लेइंग 11 आपकी नजर में है आज के इस मुकाबले में? अगर आप बता पाए, फिर अयाज सर से लेते हैं उनकी प्लेइंग 11। राजीव, मुझे तो लगता है कि 2 चेंजेस होंगे आज। ईशान किशन की जगह शिखर धवन और दीपक हुडा की जगह मैं केएल राहुल को देख रहा हूँ। बाकी बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। अयाज सर, अगर के राहुल आ रहे हैं तो फिर क्या एज अ फिनिशर उनको दिया जाएगा जॉब, या वो नंबर 4 आएंगे और ऋषभ पंत दोबारा से नीचे जाएंगे फिनिशर के तौर पे? मुझे लगता है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल 5-6 पे रहेंगे। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने नंबर 4 पहली मैच में पीछे आए थे पंत से। रोहित की बातों से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लगता है कि उनका कंफर्ट लेवल शिखर धवन के साथ बहुत ज्यादा है। पहले मैच में शिखर फिट होते तो डेफिनेटली वो खेलते थे। और मुझे लगता है कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन काफी अरसे से उन्होंने साथ खेला है, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। रन्स को कॉल करना है तो चीखने या चिल्लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इशारों में समझ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन राहुल जिस फॉर्म में है उनको आप बाहर नहीं रख सकते। दीपक हुडा ने इंप्रेशन अच्छा बनाया पहली मैच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सहमत हूँ राज से कि आज अगर मैच होती है तो मैं भी ये चेंजेस देख रहा हूँ। राहुल और शिखर धवन आएंगे और हुडा और ईशान किशन उनको बाहर बैठना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासर आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ
आप भी जुड़े सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @राजकुमार क्रिकेट राजकुमार सर का ट्विटर हैंडल है और @क्रिकेट वाला अयाज सर का ट्विटर हैंडल है। इनसे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun speaks with Anish Bastine, co-founder of Swami Drinks. They discuss the company's genesis and what it's like building a non-traditional premium product like tonic in the Indian market. This week on Cock and Bull, Cyrus Antriksha and I talk about Spotify's issues with Neil Young and other artists in wake of the controversy with Joe Rogan. On The Wire Talks, Siddharth talks to journalist and author Amitav Kumar about his novel on fake news, A Time Outside This Time. The Pulyabazi hosts discuss what the government spends on them most in their series Ek Sawal Kahin Jawab. And on Smarter with Sid, Siddharth introduces us to the Pomodoro time management technique. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।